हर मुसीबत में जो जुगनू का साथ देती थी, उसी सौदागर शिरीन ने इस बार भी उसे निराश नहीं किया था। जुगनू ने आंखें बंद करके जो चीज शिरीन से मांगी थी, वो सम्मोहन की दवाई थी। ये दवाई लेते ही कोई भी इंसान कुछ ही देर में सब कुछ भूलकर सामने वाले के वश में हो जाता था। उसने इस दवाई को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे साहूकार बांके बिहारी की तरफ फेंक दिया। बिहारी का पूरा शरीर तिलमिलाने लगा और कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ देर में उसने आंखें खोली। जुगनू ने मन ही मन एक भ्रम जाल बनाया था, जिससे बिहारी को ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वो ठाकुर राधे श्याम की चाल है। राधे श्याम ने उसे और उसके परिवार के लोगों को मार मार कर कुएं में फेंकने की चाल चली है। ये वहम उसे इसलिए हुआ क्योंकि जुगनू उसे ये वहम करवाना चाहता था। इस वक्त बिहारी पूरा जुगनू के वश में था। वो चाहता था कि बिहारी और राधे श्याम आपस में ही लड़ पड़े, और वही हुआ। बिहारी को लग रहा था कि ठाकुर राधे श्याम उसके पूरे परिवार की हत्या करना चाहता है, इसलिए वो जुगनू और अपने उधार के पैसे भूलकर राधे श्याम को ढूंढने लगा। धीरे धीरे इस सम्मोहन का माया जाल बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही दूर जहां ठाकुर राधे श्याम एक मकान की दीवार के पीछे छुपा हुआ था, बिहारी वहां धमक पड़ा। वो उसका कॉलर खींचते हुए उसे सबके सामने ले आया। अचानक साहूकार बिहारी को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देख ठाकुर राधे श्याम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़, पागल हो गया है का? लेकिन बिहारी नहीं रुका। वो इतने गुस्से में था कि उसने राधे श्याम को पीटना शुरू कर दिया। ठाकुर का बेटा रतन तो घर वापस चला गया था, इसलिए उसे बचाने को उसके परिवार का कोई नहीं था। अरे छोड़ मुझे, बुड़बक कहीं का, पागल हो गया है का? अरे ओ बगैर दिमाग के पैदल आदमी, अरे जाने दे मुझे। राधे श्याम खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरफ से बिहारी उसे लात और दूसरी तरफ से घूंसे मार मार कर उसकी बुरी हालत कर रहा था। परेशान राधे श्याम ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी बिहारी ने छोड़ा नहीं, बल्कि उसने राधे श्याम के पीछे भागकर उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया और फिर उस पर पिल पड़ा। मारते मारते उसने राधे श्याम की नाक में जोर से मार दिया। बार बार वो एक ही बात दोहरा रहा था, तू मेरे घर वालों को मारेगा? हाँ, तेरी इतनी मजाल, मेरा खानदान खत्म करेगा? साला, खा और मार खा, बड़ी चर्बी चढ़ी हुई है ना तो का, आज तो छोड़ूंगा नहीं। अब बात राधे श्याम की बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने भी एक करारा थप्पड़ बिहारी को मारते हुए कहा, साला, एक झापड़ लगाएंगे कि यहीं गिर जाओगे। ना सिर्फ जुगनू बल्कि वहां खड़े सारे लोग अब इस मारपीट के मजे ले रहे थे। राधे श्याम की नाक से काफी खून बह रहा था। वहां बिहारी के चेहरे पर भी चोट लगी हुई थी। सारे तमाशे के बीच सोन तारा हल्के से जुगनू की बगल में आई और उसने पूछा, ये क्या हो रहा है अचानक? इस साहूकार को क्या हो गया? जरा देखो तो सही, कैसे पीट रहा है उस ठाकुर को। वैसे वो भी इसी लायक है, अपने बेटे से कम नहीं है। जब भी हम कुएं पे पानी भरने के लिए जाते थे, साला ऐसे देखता था जैसे पहले कभी औरत देखी ना हो। सही मार खा रहा है ठरकी कहीं का। सुन के जुगनू मुस्कुरा दिया। सोन तारा बोली, लेकिन ये अचानक उसे इस तरह क्यों मारने लगा? पागल वागल हो गया है क्या? सच में ऐसा ही लग रहा है कि दिमाग का पेंच निकल गया है उसका। अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ कि तुम इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे करोगे? अगर तुम्हें जरूरत हो तो हम तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। लेकिन उसने इनकार कर दिया। नहीं नहीं भाभी, आपने इससे पहले वैसे ही मेरी बहुत मदद कर दी है। अब इससे ज्यादा आपका एहसान लेकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, और मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगा। सोन तारा परेशान थी। उसने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम हमसे पैसे नहीं लोगे तो फिर इस बिहारी का कर्जा कहां से चुकाओगे? और तुम्हें पता है ना, अगर तुम पैसे समय से नहीं लौटा पाए तो तुम्हें उसकी लंगड़ी, बदसूरत और नकचड़ी लड़की फूलनिया से शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम करोगे? उसकी बातों में जुगनू के लिए चिंता के साथ साथ अजीब सा डर भी था। बिहारी की बेटी का नाम फूल कुमारी था, लेकिन वो प्यार से उसे फूलन कहता था, और गांव के लोगों ने बिगाड़कर फूलनिया, फूलन देवी जाने क्या क्या कर दिया था। लेकिन जुगनू के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी।
उसने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उसकी नौबत नहीं आएगी। आपको पता है, जिस रात मैंने रतन को पीटा था और उससे पैसे मांगे थे, तो उसने अपनी मोटी सी सोने की चेन मुझे दी थी। पैसों के बदले में अब मैं उसी चेन को बेचकर पैसे इकट्ठा करके इस साहूकार को लौटा दूंगा, और वो चेन 30,000 से तो कहीं ज्यादा महंगी होगी। तो डरो मत, मेरी शादी इसकी फूलन देवी से बिल्कुल भी नहीं होगी। जुगनू की बात सुनकर सोनतारा ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि उस दवाई का असर खत्म हो और बिहारी अपने होश में लौटे, वो वहां से निकल जाना चाहता था। वो घर के अंदर से चेन लेकर आया और बोला, भाभी, आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आज फिर आपकी स्कूटी ले जा सकता हूँ? अब मुझे शहर जाकर इस चेन का सौदा करना है। सोनतारा ने उसे प्यार से थपकी मारते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारी ही स्कूटी है, तुम जब चाहे ले जा सकते हो। कि हम तो कहते हैं कि तुम उसकी एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पास ही रख लो। जब भी जरूरत हो और हम ना मिले तो तुम उस चाबी की मदद से उसे लेकर जा सकते हो। उसने स्कूटी स्टार्ट की और थैंक यू कहकर वहां से चला गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद ही बिहारी होश में लौट आया। वो मारते मारते रुक गया। देखा सामने ठाकुर राधे श्याम जमीन पर गिरा हुआ था। बिहारी के अपने हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गया कि उससे कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। जैसे ही उसने राधे श्याम को पीटना बंद किया, राधे श्याम उठ खड़ा हुआ और डर के मारे उससे 2 कदम पीछे चला गया और बोला, बेवकूफ, तू क्या कर रहा था? बिल्कुल शर्म नहीं आई ना तोहे को? हाय राम, कैसा मार दिया, शरीर का एक एक अंग तोड़ डाला। अरे कीड़े पड़े तोहे नास पीटे। राधे श्याम की बात बिहारी के पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। अब से पिछले 15 मिनट में जो कुछ भी हुआ, उसे अब कुछ भी याद नहीं था। गांव वालों के सामने अपना तमाशा बनता देख राधे श्याम को और गुस्सा आया। उसने बिहारी को धक्का मार के गांव वालों पर चिल्लाते हुए कहा, और देखो तमाशा साले निकम्मो, काम धाम नहीं है का तुम लोगन को? हैं? जाओ जाओ अपन अपन खेत में जाओ, वरना आग लगा दूंगा सबके खेतों में। निकलो यहाँ से। उसका गुस्सा देखकर बिहारी डर गया, क्योंकि उसे पता था अगली बारी उसकी है, और वही हुआ। उसके पास आते हुए राधे श्याम ने कहा, साले, तुझे बहुत मजा आ रहा था ना मुझे पीटते हुए? इतने सालों से मेरे मुंह पर मुझे भाई भाई कहता रहा था, और आज मौका मिलते ही सारे गांव वालों के सामने मेरी इज्जत उतार दी कमीने। तेरे जैसा नास्तीन का सांप पाल के रखे थे हम, पता ही नहीं था। बिहारी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। उसने बहुत हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन मैंने क्या किया है? मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दर्द और गुस्से की वजह से ही राधे श्याम के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसने अपनी लहूलुहान नाक पकड़ते हुए कहा, अरे वाह वाह, क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं इतना गुस्से में काहे हूँ? जो तुमने इन गांव वालों के सामने मुझे धोबी घाट के कपड़ों की तरह पीटा, उसके बहुत क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं, फूलों से स्वागत करूं तेरा? क्या बक रहे हो? मैंने तो को पीटा है? ऐसा कब किया? मैंने भांग वांग तो नहीं खाया है। बिहारी ने हैरान होते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, भांग मैंने खाई है, तूने खाया है भांग धतूरा बुड्ढे। जाके किसी से भी पूछ ले, तूने मुझे रुई समझ के क्या जोर से धुना है। ये देख, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये मेरी नाक किसने तोड़ी? इतना खून किसने बहाया? तूने बहाया, तूने। लेकिन बिहारी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये वो जरूर जानता था कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। उसने राधे श्याम से अपनी सफाई पेश की। तू तो मोहे जानता है, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, और ना ही मैं ये सब जानबूझ कर सकता हूँ। तो को तो पता है ना, मेरे लिए तुम मेरे बड़े भाई जैसन हो। मुझे लगता है ये जरूर इस जुगनों के मरे हुए दादा का काम है। मेरे शरीर में घुस गई होगी उसकी आत्मा, वही आई होगी जिसने मुझसे ये सब कुछ करवा लिया, या कोई मंत्र किया होगा उस छोकरे ने मुझ पे, वरना मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे कभी ऐसा नहीं कर सकता। ठाकुर राधे श्याम को अब बिहारी पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। उसके चेहरे पर काफी पछतावा भी था। ये देखकर उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सब तुमने नहीं किया तो फिर? उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बिहारी बोला, मुझे लगता है कि कोई तो है।
कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। कुछ तो है, वरना वो पिद्दी सा छोरा इतना कुछ कर ले, इतना भी होशियार नहीं है। सारे गांव वाले तो जा चुके थे। सोनतारा भी अपने घर में चली गई थी। सबका ध्यान इन दोनों पर ही था, इसलिए इस बीच जुगनू कहाँ गया वो कोई नहीं जानता था। ठाकुर राधेश्याम ने पास के घर के चौबारे पर बैठने की कोशिश की और कहा, मोहे लगता है कि मौके का फायदा उठाकर वो चूहा यहाँ से भाग गया। अब तो हमारी ये चाल भी असफल हो जाएगी। पता है ना, उसके पास मेरे लड़के रतन की सोने की चेन है, जिसे बेचकर वो तुम्हारा कर्जा आसानी से उतार देगा। तो अब हमें कोई नया ही तरीका सोचना होगा, वरना ये तो बहुत अच्छा होता कि उसको तुम्हारी फूलन से ब्याह के हमेशा हमेशा के लिए खूंटे से बांध देते। खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक और रास्ता है। बिहारी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। ठाकुर इतना उतावला था कि उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, हाँ बताओ, क्या रास्ता है? हम एक काम कर सकते हैं, हम जाकर पुलिस में रपट लिखवा देते हैं कि वो सोने की चेन उसने रतन सिंह के पास से चोरी की है। वो चोरी के मामले में अंदर चला जाएगा, फिर तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। और तुम तो जानते ही हो पुलिस थाने में मेरी कितनी पहचान है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। बिहारी ने शान से कहा। राधेश्याम ने असहमति जताते हुए कहा, मोहे नहीं लगता कि यह एक सही रास्ता है, क्योंकि जिस वक्त जुगनू ने वो सोने की चेन रतन से छीनी थी, उस रात रतन अपने साथियों समेत सोनतारा के घर में घुसा हुआ था। और तुम जानते हो, अगर उस औरत ने मुंह खोल दिया तो रतन और मेरे बाकी बच्चे भी मुसीबत में फंस सकते हैं। पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। हमें कुछ और ही सोचना होगा। तभी राधेश्याम के दिमाग की बत्ती जली। मेरे पास इससे भी अच्छा उपाय है। क्यों ना हम कुछ दबंगों को जुगनू के पीछे भेजते हैं, और जब वो पैसे लेकर वापस आ रहा होगा, हमारे दबंग उससे वो पैसे झपट लेंगे। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो तुम्हें वापस क्या करेगा? फिर तो उसके पास और कोई अच्छा सहारा नहीं होगा जहां से वो तुम्हारे ब्याज और उधार की रकम वापस लेकर आ सके। बिहारी ने कहा, सुनने में तो तोहार चाल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये चलेगी? उसने तो तोहार बेटे के साथ साथ बाकी के 16 लोगन को भी बेरहमी से कूट दिया था। पूरा गांव जानता है कि लड़ाई में जुगनू से जीतना आजकल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में क्या हमारे भेजे हुए लड़के उससे जीत पाएंगे? राधेश्याम विश्वास दिलाते हुए बोला, वैसे तोहार बात में दम तो है, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, मैं अपने आदमियों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि उनको क्या करना है। यहाँ राधेश्याम और बिहारी जुगनू को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, और वहाँ जुगनू बस स्टॉप तक पहुंच गया था। उसने सोनतारा की गाड़ी दुकान वाले को बताकर पार्क कर दी और बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगा। स्टैंड पर जहाँ वो बैठा था, वहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़की हाथ में किताब लेकर बैठी हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा और पल भर के लिए थम गया, लेकिन उस लड़की का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में उसने ही बात छेड़ी, तुम यहाँ कहीं बाहर जा रही हो क्या? ये लड़की झिलमिल थी। झिलमिल ने उसे देखते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं शहर जा रही थी अपने कुछ दोस्तों और सहेलियों के साथ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कहीं बाहर जा रहे हो? सर हिलाकर उसने जवाब दिया, हाँ, मैं भी कुछ काम से शहर जा रहा था। चलो अच्छा है, सफर में बहुत मजा आएगा। क्या होगा राधेश्याम और साहूकार बांके बिहारी का अगला कदम? क्या जुगनू वक्त पर लौटा पाएगा बिहारी के पैसे, या करनी पड़ेगी फूल कुमारी से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।